अगर आप चाहते हैं कि दुनिया से कोरोना जैसी बीमारी जड़ से खत्म हो जाए तो दुआ करें कि डॉक्टर्स जल्दी से इसकी वैक्सीन बना ले। साथ ही हमारे इस वीडियो को भी लाइक करें। चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,601 पार, 590 की मौत। 3 मई के बाद फिर से हो सकता है लॉकडाउन, सरकार कर रही है विचार। चीन छोड़कर भारत में फैक्ट्रियां लगा सकती हैं 1000 कंपनियां, सरकार से चल रही है बात। मोदी सरकार ने डाले किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए, आपको मिले या नहीं। पीएम किसान रथ ऐप से कैसे फसल को सीधे मंडी पहुंचा सकते हैं अन्नदाता। गैस सब्सिडी मिली या नहीं, मिनटों में ऐसे करें चेक। एयरटेल 50 रुपए से कम में ऐसे रखें अपना नंबर एक्टिव। भारी बारिश के साथ गिरेंगे ओले, मौसम विभाग का इन राज्यों में 5 दिनों तक अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस यानी कोविड-19 संक्रमण के 1336 नए मामले दर्ज किए जाने के साथ ही संक्रमितों की संख्या 18,000 के पार पहुंच गई। इस दौरान संक्रमण के कारण 47 लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 590 हो गया है। देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के अब तक कुल 18,601 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 77 विदेशी मरीज शामिल हैं। वहीं कोरोना से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की रफ्तार भी तेज हुई है और पिछले 24 घंटे में 705 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ऐसे लोगों की संख्या 3,252 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस का प्रकोप देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। कोरोना से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या में एक दिन में 463 की वृद्धि दर्ज की गई और कुल आंकड़े 4,666 पर पहुंच गए। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 9 और लोगों की मौत के बाद इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 232 हो गई है। राज्य में 572 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। संक्रमितों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, जहां पिछले 24 घंटों में 78 नए मामले दर्ज किए जाने के कारण अब तक कुल 2081 लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं। इस दौरान 2 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। राजधानी में कुल 431 मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब रुख करते हैं अगली खबर का, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है, लेकिन जिस तरह से संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, उसने सरकार की मुश्किल को बढ़ा दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि 3 मई के बाद सरकार अलग अलग हिस्सों में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को हटा सकती है, लेकिन इस बात पर विचार किया जा रहा है कि लॉकडाउन को एक बार फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस महामारी से संक्रमण के मामले दोगुने होने की अवधि कम हुई है। लॉकडाउन की वजह से संक्रमण के मामले 3.4 दिन की बजाय 7.5 दिनों में हो रहे हैं। सरकार को उम्मीद है कि अगर वह लॉकडाउन को कुछ दिनों के लिए और बढ़ाती है तो संक्रमण को रोकने में मदद मिल सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर पर, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चीन से दुनिया का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब होने का तमगा छिन सकता है। कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुई दिक्कतों के बीच लगभग 1000 विदेशी कंपनियां सरकार के अधिकारियों से भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाने को लेकर बातचीत कर रही हैं। बिजनेस टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कम 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेज, टेक्सटाइल्स तथा सिंथेटिक फैब्रिक्स के क्षेत्र में भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए सरकार से सक्रिय रूप से संपर्क में हैं। अगर बातचीत सफल होती है तो ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। खबर के मुताबिक कोरोना वायरस के कारण चीन में विदेशी कंपनियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस माहौल में लगभग 1000 विदेशी कंपनियां भारत में एंट्री की सोच रही हैं। इनमें से करीब 300 कंपनियां भारत में फैक्ट्रियां लगाने का पूरी तरह से मूड बना चुकी हैं। बिजनेस टुडे से बातचीत में केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक वर्तमान में लगभग 1000 कंपनियां विभिन्न स्तरों पर बातचीत कर रही हैं। इन कंपनियों में से हमने 300 कंपनियों को लक्षित किया है। केंद्र सरकार के अधिकारी के मुताबिक कोरोना वायरस के नियंत्रण में आने के बाद स्थिति हमारे लिए बेहतर होगी और भारत वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही खबरें लेकर आ सके। देशव्यापी बंद के दौरान मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान से करीब 8.89 करोड़ लाभार्थी किसान परिवारों के बैंक खातों में सरकार ने अब तक 17,793 करोड़ रुपए हस्तांतरित कर दिए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाली कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने ये जानकारी सोमवार को दी। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर देश भर में पूर्ण तालाबंदी है, लेकिन केंद्र सरकार ने खेती किसानी से संबंधित कार्यों को इस दौरान चालू रखने की छूट दी है। साथ ही सरकार कृषि से संबंधित योजनाओं का लाभ भी किसानों को पहुंचा रही है। इसी के तहत 24 मार्च से लेकर अब तक पीएम किसान योजना के 8.89 करोड़ लाभार्थियों के खाते में 17,793 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। विभाग ने बताया कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत घोषित दाल वितरण के लिए करीब
1,07,077.85 टन दाल राज्यों को भेजी गई है। केंद्र सरकार की एजेंसी नाफेड दाल की खरीद और भंडारण करती है, जो कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है। विभाग ने बताया कि इस योजना के तहत देश भर में 19 करोड़ 50 लाख परिवारों को दाल वितरण किया जाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने देशव्यापी बंद लागू करने के बाद इससे मिल रही आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का ऐलान किया। इसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए देश के प्रत्येक राशन कार्ड धारक परिवार को हर महीने 1 किलो दाल और पीडीएस के प्रत्येक लाभार्थी को 5 किलो अनाज अगले 3 महीने तक देने का ऐलान किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देश भर में कोरोना के कारण लॉकडाउन जारी है, जिसके चलते कई वर्ग के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर किसानों को। लॉकडाउन के कारण किसान अपनी फसल मंडी में लाकर नहीं बेच पा रहे हैं। इन सब के बीच शुक्रवार को केंद्र सरकार ने किसान रथ नाम का मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया, जिसके तहत किसानों को माल मंडी तक पहुंचाने में आसानी हो सके। किसान रथ ऐप के जरिए किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर सकते हैं। मालूम हो कि इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध कर दिया गया है। लॉकडाउन की स्थिति में सरकार ने किसान रथ ऐप को सब्जियों और फसलों की खरीद बिक्री के लिए लॉन्च किया है, ताकि किसान आसानी से अपने सामान को बेच सके और व्यापारी खरीद सके। यह ऐप देश भर के किसानों को और व्यापारियों को कृषि उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने में मदद करेगी। इस ऐप से किसानों और व्यापारियों को परिवहन वाहनों जैसे ट्रक या अन्य सामान ढोने वाले वाहन के बारे में जानकारी मिलेगी। इतना ही नहीं, ऐप में ट्रक के आने का समय और स्थान के बारे में भी जानकारी होगी, जिसके बाद किसान एक तय समय और स्थान पर जाकर फल, सब्जियों और अनाज को बेच सकेंगे। इस ऐप के जरिए ट्रांसपोर्टर्स भी सामान की ढुलाई के लिए अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब चलते हैं टेलीकॉम सेंटर की ओर। यहाँ एयरटेल आपको एक अच्छा ऑफर दे रहा है। टेलीकॉम सर्विसेज के लिए अब यूजर्स को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं जिन यूजर्स के पास एक से ज्यादा प्रीपेड कनेक्शन है, उनके लिए सभी नंबर्स को एक्टिव रखना भी अब पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। ऐसे में यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर है। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल अपने यूजर्स को नंबर एक्टिव रखने में मुश्किल ना हो, इसके लिए कुछ मिनिमम रिचार्ज पैक्स ऑफर कर रही है। हालांकि लॉकडाउन के चलते फिलहाल एयरटेल ने 3 मई तक लो इनकम ग्रुप वाले यूजर्स के लिए इनकमिंग कॉल्स को फ्री कर दिया है। ऐसे में 3 मई के बाद सस्ते प्लान से नंबर एक्टिव रखने के लिए एयरटेल के स्मार्ट रिचार्ज एक बेस्ट ऑप्शन है। एयरटेल के 50 रुपए से कम वाले प्रीपेड रिचार्ज काफी सस्ते प्लान है, जिनमें इंटरनेट, डेटा और कॉलिंग दोनों सुविधाएं मिलती है। यहाँ हम आपको 50 रुपए से कम में आने वाले ऐसे ही प्रीपेड प्लान और वाउचर्स के बारे में बता रहे हैं। एयरटेल का 9 रुपए वाला प्लान। एयरटेल के इस छोटे से प्लान में 35 MB डेटा दिया जाता है, जिसकी वैलिडिटी 1 दिन की होती है। एयरटेल के 19 रुपए वाले प्लान में ग्राहकों को किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग दी जाती है। इसके अलावा यूजर्स को 200 MB इंटरनेट डेटा भी मिलता है। ये प्लान सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड होता है। एयरटेल का 48 रुपए वाला प्लान। ये प्लान सिर्फ इंटरनेट डेटा के लिए है। इसमें एयरटेल यूजर्स को 3 GB डेटा मिलता है, जिसकी वैलिडिटी 28 दिन की होती है। अगली खबर पर बढ़ने से पहले कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें। आप इस बात से पूरी तरह से अवगत होंगे कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें हर महीने तय होती हैं। पिछले कुछ समय से लगातार सिलेंडर के दाम में इजाफा देखने को मिला है। यही वजह है कि मोदी सरकार ने घरेलू गैस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने LPG सिलेंडर पर मिल रही सब्सिडी को दोगुना कर दिया है। जी हाँ, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली में अब तक 14.2 किलो के सिलेंडर पर 153.86 रुपए की सब्सिडी मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 291.48 रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में बांटे गए कनेक्शन पर अब तक जो सब्सिडी 174.86 रुपए प्रति सिलेंडर थी, उसे बढ़ाकर 312.48 रुपए प्रति सिलेंडर कर दिया गया है। LPG सिलेंडर पर ज्यादातर लोगों को सब्सिडी मिलती है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम के जरिए लोगों के खातों में सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर किया जाता है। वहीं कई शिकायतें सामने आई हैं कि गैस सब्सिडी को किसी और के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आपके खाते में नियमित सब्सिडी आ रही है या नहीं। बैंक अकाउंट में सब्सिडी क्रेडिट हुई है, ये जानने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे भी ये पता लगाया जा सकता है कि रकम ट्रांसफर की गई है या नहीं। जी हाँ, बिना बैंक जाए भी आप आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि आपके खाते में गैस सब्सिडी की रकम ट्रांसफर की गई है या नहीं। इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। अपने मोबाइल के जरिए इसका पता लगाया जा सकता है। सबसे पहले mylpg.in वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज पर 3 LPG सिलेंडर कंपनियों का टैब तस्वीर के साथ होगा। अपनी कंपनी जिसका सिलेंडर लेते हैं का सिलेक्शन करना होगा। अगर आप इंडियन गैस का सिलेंडर लेते हैं तो इसके टैब पर क्लिक करें। सब्सिडी आई या नहीं इसे चेक करने के लिए एक नया इंटरफेस खुलेगा। बार मेन्यू में जाकर गिव योर फीडबैक ऑनलाइन पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर, LPG कंज्यूमर ID, राज्य का नाम, डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी भर दें। इसके बाद फीडबैक टाइप पर क्लिक करें। कंप्लेंट विकल्प को चुनकर नेक्स्ट का बटन क्लिक करें। नई इंटरफेस में आपकी बैंक डिटेल्स आपके सामने होगी। डिटेल से पता लगेगा कि सब्सिडी की रकम खाते में आई है या नहीं। अब बढ़ते हैं मौसम की खबर की ओर। देश में कोरोना वायरस के अलावा सभी की नजर मौसम पर भी है। कई वायरल पोस्ट में कहा जा रहा है कि गर्मी के साथ कोरोना वायरस का प्रभाव कम हो जाएगा
और दूसरी तरफ सभी ये जानने को आतुर हैं कि अप्रैल भी खत्म होने को आ रहा है, लेकिन मौसम का किसी को कुछ अता पता नहीं। मार्च के अंत में तापमान बढ़ा और लोगों को पसीना भी आया, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कई जगह बारिश और ओले दोनों से मौसम बदल गया है। हालांकि अभी आगे और भी मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 24 अप्रैल तक देश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। इसके अलावा झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, बिहार, कर्नाटक के इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी चलने की उम्मीद लगाई गई है। साथ में बिजली कड़कना और ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भी बारिश और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान लगाया गया है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।